नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल परीक्षा अकेडमी पे। दोस्तों, तो आपकी आगामी परीक्षा जो वीडियो रे एग्जाम है उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग ले आ रहे हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट ले आ रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कल 1 हो गया था, आज उसी श्रृंखला में दूसरा पढ़ेंगे और ये वीडियो एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अन्य कोई एग्जाम भी आप यूपी आरओ दे रहे हैं या फिर जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है, ये हर एग्जाम में आपकी हिंदी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से सब लोग देखिएगा। एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन ही इसमें ले आए गए हैं, ठीक है। चलिए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, हिंदी को भारतीय संविधान में कौन सा पद दिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान में हिंदी को कौन सा पद दिया गया, अर्थात किसका दर्जा दिया गया है, ठीक है। संविधान के अनुसार हिंदी को किसका दर्जा दिया गया है। ऑप्शन आपका क्या है, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा या मातृभाषा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपके संविधान में हिंदी को न तो राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय भाषा भी नहीं, मातृभाषा भी नहीं है। आपके संविधान में हिंदी को दिया गया राजभाषा का दर्जा, ठीक है। राजभाषा का दर्जा दिया गया, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। राजभाषा यानी कार्यालयीय भाषा, ठीक है। और ये कब दिया गया है, तो 14 सितंबर 1949 को दिया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी दिन हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, ये भी आपको पता है। इसी दिन हम लोग क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस भी मनाते हैं, ठीक है। बात की जाए संविधान में इसकी व्यवस्था किस अनुच्छेद से कहां तक की गई है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 343 से, अनुच्छेद 343 से 351 तक हिंदी की व्यवस्था की गई है, ठीक है। हिंदी भाषा के संबंध में कि इसको किस में राजभाषा दी, इसकी लिपि क्या होगी, सारी व्यवस्था आपके अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक की गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 14 सितंबर 1949 ये डेट, और हिंदी दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है, याद रखिएगा। और हमेशा याद रखिएगा राजभाषा, ठीक है। आपका यही आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, रीतिकालीन कवि बिहारी की भाषा थी, ठीक है। बिहारी जी की भाषा कौन सी थी बताइएगा। इनकी जो रचनाएं थी वो किस भाषा में होती थी, ब्रज में, खड़ी बोली, अवधी, भोजपुरी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिहारी जी की भाषा क्या थी, ब्रज भाषा थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही है। सूरदास जी का पूछे तो इनकी भी भाषा ब्रज थी। तुलसीदास पूछे तो इनकी रचनाएं अवधी और ब्रज दोनों में होती थी, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, फूल कौन सी संज्ञा है, फूल कौन सा संज्ञा है, ठीक है। आपको बताना है ये समूहवाचक है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक। तो दोस्तों फूल क्या कर रहा है, एक जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। जब कोई शब्द किसी जाति का, पूरे एक जाति का बोध कराते हैं तो क्या होते हैं, जातिवाचक संज्ञा होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा, ध्यान रखिएगा। अगर यहीं पे हम कह देते हैं गुलाब का फूल, गेंदा का फूल या किसी भी फूल का नाम ले लेते तब वो आपका क्या हो जाता है, व्यक्तिवाचक हो जाता है। लेकिन यहाँ सिर्फ क्या कहा जा रहा है, फूल। तो फूल ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पे शुद्ध शब्द बताना है, बताइएगा। सन्यासी वर्तनी संबंधी क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में बनते ही बनते हैं, तो इनको आप ध्यान से देख के जाइएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्या दिया है, सन्यासी, सन्यासी, सन्यासी या सन्यासी, ठीक है। तो इसमें कौन सा सही है, शुद्ध बताना हमें। सन्यासी किस हिसाब से, किस तरह सही लिखा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सन्यासी अक्सर देखा जाता है, पूछा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्या होता है, सन्यासी जो शुद्ध रूप है ये ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा कैसे लिखा जाता है, सन्यासी, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। सबको ध्यान देके जाइए, ध्यान देकर करिएगा ना। एग्जाम में पता भी रहता है तो भी जल्दी में गड़बड़ी कर देते हैं, तो वर्तनी वाले जब क्वेश्चन आया करे ना, उनको थोड़ा सा आराम से ध्यान देकर इस पे टिक करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। फिर से हमें शुद्ध शब्द बताना है, बताइए। उन्मेष, उन्मेष, उन्मेष या फिर उन्मेष। तो इसमें से कौन सा उन्मेष सही हो जाएगा, ठीक है। उन्मेष यानी खुला हुआ, इसका अर्थ क्या होता है, खुला हुआ, ठीक है। आंखें खुलती है तो क्या बोलते हैं, उन्मेष, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपका उन्मेष किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा, तो यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी जो है यही आपका शुद्ध है, ठीक है। उन्मेष आप ध्यान दीजिए ऐसे ही लिखाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, नायक का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। हमें नायक का संधि विच्छेद करना है, बताइएगा। न धनायक,
ना धन अयक, न धन अक या ना धन यक। तो दोस्तों नायक, नायक पहले जान लीजिए ये किस संधि का उदाहरण है। तो नायक आपका अयादि संधि, अयादि संधि का उदाहरण है। और अयादि संधि में आपको पता है क्या आता है, अय आय अव आव आता है ना। तो नायक न धन अक, देखिए इसमें क्या आ रहा है, आय आ रहा है ना, बराबर नायक हो जाता है। तो इसी में क्या आय आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, न धन अक, आपका ए धन अ मिलकर बन रहा है आय। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका न धन अक यहाँ शुद्ध हो जाएगा, इसका सही संधि विच्छेद होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग कह रहे हैं, क्या कह रहा है, यथाशक्ति। ठीक है, यथाशक्ति में किस समास की योजना है, यानी किस समास, कौन सा समास यहाँ पे है यथाशक्ति में। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या है, अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। दोस्तों यथाशक्ति, देखिए यथा क्या है, एक अव्यय है। ठीक है, जहां भी अव्यय आए, ठीक है, यथाशक्ति का अगर आप विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो दोस्तों जहां प्रथम पद प्रधान तथा अव्यय हो वो आपका कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। तो आपका अव्ययी भाव समास क्या हो जाएगा, यथाशक्ति में अव्ययी भाव समास होगा। द्विगु समास संख्यावाची होता है। ठीक है, जिसका प्रथम पद संख्या हो वो द्विगु समास हो जाता है। द्वंद्व समास की बात की जाए तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इनके बीच में आपको योजक चिन्ह देखने को मिलेगा, साथ ही विग्रह करने पर और या और या जैसे शब्द जुड़ जाते हैं। ठीक है, बहुव्रीहि समास, इसमें दोनों पद गौड़ होते हैं, यानी दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, तो आपका बहुव्रीहि होता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वसंत। वसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं बताना है दोस्तों, जहां भी नहीं आए थोड़ा ध्यान देके करिएगा। बताइए, कुसुमाकर, मंजरी, माधव, मधुरिति। तो दोस्तों इसमें से नहीं है, तो जो कुसुमाकर, माधव और मधुरिति, मधु ऋतु और ऋतुपति, साथ ही ध्यान दीजिए और क्या क्या होता है, ऋतुपति, ऋतुराज, ये सब जहां देंगे तो ये सब किसका होगा, वसंत का पर्यायवाची होगा। लेकिन मंजरी, मंजरी यहाँ पे क्या, मंजरी सही हो जाएगा, मंजरी आपका वसंत का नहीं होता, बस ये किसका होता है, फूल का होता है, फूल का। अन्य देख लीजिए, पुष्प हो जाएगा, कुसुम, प्रसून। ठीक है, यहाँ पे ये सुमन, ये सब जितने भी आ जाएं आप समझ लीजिए फूल का रहता है। मंजरी किसका है, फूल का पर्यायवाची है। और बाकी तो आपका पूछा था वसंत का नहीं है, तो यही मंजरी आपका वसंत का नहीं है, ये किसका है, पुष्प का है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, पर्वत। पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यहाँ फिर से नहीं पूछा है। तो देखिए क्या, नग, गिरी, अचल, शैलजा। तो दोस्तों पर्वत का नग होता है, गिरी भी होता है, अचल भी होता है। ठीक है, नग, गिरी, अचल होता है। ठीक है, भूधर होता है, धरणीधर होता है, ये सब किसका है, आपके पर्वत का पर्यायवाची है। लेकिन शैलजा, शैलजा आपका पर्वत का नहीं है। शैलजा बात की जाए किसका है, तो ये उमा, पार्वती, गिरिजा, गौरा, अपर्णा। अपर्णा पूछता है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, अपर्णा भी आपका किसका है, शैलजा, पार्वती जी का ही है। ठीक है, तो ये सब किसका है, ये सब पार्वती जी का, बाकी ये सब आपका पर्वत का है। ठीक है, और जैसे भूधर हो गया, धरणीधर, धरणीधर याद कर लीजिएगा। ठीक है, सब पर्यायवाची देख के जाइएगा। तो इसका क्या नहीं होगा, शैलजा। चलिए अगला देखते हैं, एक का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। ठीक है, एक का विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम शब्द बताना है। बताइएगा क्या होगा, 2, 3, अनेक या 5। तो दोस्तों एक का विलोम क्या होता है, अनेक। ठीक है, याद रखिए एक का विलोम अनेक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं, जो कानून के विरुद्ध हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पाप, दोषी, अवैध या गुनाह। ठीक है, तो जो कानून के विरुद्ध हो उसे हम क्या कहेंगे, पाप नहीं, दोषी नहीं, क्या कहते हैं, अवैध। वैध अवैध होता है ना, तो जो कानून के विरुद्ध ना हो उससे क्या कहते हैं, वैध बोलते हैं, और जो विरुद्ध होगा उसे अवैध, अवैध काम बोलते हैं, अवैध कार्य। तो ऑप्शन नंबर सी आपका अवैध सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एफिडेविट। एफिडेविट का हिंदी परिभाषित शब्द है, बताइएगा एफिडेविट को हिंदी में क्या कहते हैं, सिंपली ये पूछ रहा है। ठीक है, तो बताइएगा, सत्यापित पत्र, शपथ पत्र,
प्रमाणित पत्र या फिर प्रतिज्ञा पत्र। तो दोस्तों हमेशा आप भी जब भी कहीं कोई फॉर्म वगैरह भरने जाते हैं या एडमिशन काउंसलिंग के वक्त हमेशा क्या एफिडेविट मांगते हैं। तो एफिडेविट क्या होता है? एफिडेविट आपका शपथ पत्र होता है। क्या होता है? शपथ पत्र। इसी में आप लोग सुनते हैं इसी क्या कहा जाता है? और हलफनामा कहते हैं ना, हलफनामा जमा करो, शपथ पत्र यही होता है। ठीक है, ये स्वेच्छा से अपनी स्वीकृति प्रदान करके उसमें लिखा जाता है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं यहाँ प्रवेश लेना चाहता हूँ, ऐसा उसमें कुछ लिखा रहता है। ठीक है, और वही आपका क्या कहलाता है? एफिडेविट या हलफनामा या शपथ पत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमचंद्र का उपन्यास है, हमें उपन्यास बताना है किसका? प्रेमचंद जी का। तो बताइएगा कौन सा है? गढ़कुढ़ार, कंकाल, प्रेमाश्रम, देशद्रोही। तो यहाँ प्रेमचंद जी का उपन्यास क्या है? प्रेमाश्रम। याद रखिएगा प्रेमाश्रम किसका है? प्रेमचंद्र जी का है। प्रेम से दोनों याद कर लीजिएगा। बात की जाए गढ़कुढ़ार की तो ये किसका है? वृंदालाल वर्मा। किसका है? वृंदालाल वर्मा का है। ठीक है, कंकाल बहुत फेमस है, कंकाल पूछता है तो कंकाल याद रख लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद जी का है। जयशंकर प्रसाद जी का है। इनकी दो और उपन्यास है बहुत फेमस है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, उनको भी याद कर लीजिएगा, तितली और इरावती। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की ही है। तितली, इरावती और कंकाल ये तीनों किसकी? जयशंकर प्रसाद जी की है। और देशद्रोही किसका है? तो यशपाल जी का है। ठीक है, याद रखिएगा यशपाल जी का ये उपन्यास है। ठीक है, तो यहाँ पूछा था प्रेमचंद जी का उपन्यास तो प्रेमाश्रम। ठीक है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, हमें स्थायी भाव बताना है। ठीक है, श्रृंगार रस का रति, घृणा, जुगुप्सा, भयानक। तो दोस्तों श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ रति ही सही हो जाएगा। घृणा और जुगुप्सा ये दोनों एक ही के स्थायी भाव होते हैं, उनका नाम है विभत्स रस। ठीक है, विभत्स रस के होते हैं। और ये भयानक रस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? रस होता है। इसका स्थायी भाव पूछे तो भय होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कनक कनकते सौगनी, कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय। ठीक है, या पाए बौराय जग, वा पाए बौराय जग। ठीक है, ये आपका पक्ष है कौन सा अलंकार का उदाहरण है? वक्रोक्ति, यमक, अतिशयोक्ति, अनुप्रास। तो दोस्तों कनक कनकते सौगनी। ठीक है, जहां पर एक वर्ड की आवृत्ति दो बार हो, ठीक है, और उनके अर्थ में क्या हो? भिन्नता हो, यानी वो अलग अलग अर्थ दे। यहाँ पे एक कनक का अर्थ तो सोना होता है और एक कनक का क्या होता है? धतुरा होता है। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में दोनों को ही जब जग पाता है, यानी संसार में कोई भी या तो सोना ज्यादा पा जाए या फिर क्या धतुरा ज्यादा पा जाए, तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है? जग क्या होता है? बौरा जाता है, यानी अपना आपा खो देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब दो अर्थ दे, एक ही शब्द दो अर्थ दे तो वहां यमक अलंकार होता है। याद रखिएगा यमक अलंकार, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वक्रोक्ति, जहां पर किसी दोहे में या किसी पंक्ति से कहा कुछ और जाए, उसका कोई अर्थ अलग निकाले। वक्रोक्ति यानी टेढ़ा अर्थ। ठीक है, जब उसका टेढ़ा कोई अर्थ निकाले, अलग अर्थ निकाले, तो वो वक्रोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, अतिशयोक्ति, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर किया जाए। अतिशयोक्ति से अर्थ ही क्या होता है? बढ़ा चढ़ा कर वर्णन। जब किसी बात का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाएगा तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होगा। अनुप्रास तो जानते ही हैं, जब एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति होती है, ठीक है, तो वहां क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे कौन सा था? यमक अलंकार था। अगला क्वेश्चन देखिए, फूले कारण सकल महिछाई, जब वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। ठीक है, फूले कारण सकल महिछाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा, उपमा, रूपक, श्लेष। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जनु, एक वर्ड देखा ना जनु, तो जहाँ पे जनु, जानो, मनु, मानो, मनहु ये सब शब्द आते हैं, वहां सीधे सीधे कौन सा अलंकार होता है? याद रखिएगा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, श्लेष, जब एक शब्द हो लेकिन उसमें क्या कई अर्थ चिपके हुए हैं, श्लेष का अर्थ ही क्या होता है? चिपका हुआ, तो वहां श्लेष होता है। ठीक है, रूपक यानी जहां रूपी के समान, जब एकदम उसी की रूपता समानता मान ली जाए। उपमा, जब उससे उपमा दी जाए, तुलना की जाए, तो वहां उपमा अलंकार होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है? ठीक है, हमें शुद्ध बताना है, फिर से वर्तनी वाला है। देखिए अतिथ, अतिथि, अतिथि या फिर अतिथि। तो दोस्तों शुद्ध क्या होता है? अतिथि। क्या होता है? अतिथि। तो ऑप्शन नंबर डी अतिथि सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है? हमें अब बताना है वाक्य पूरा। ठीक है, संभवतः कल वर्षा हो जाएगी, संभवतः कल वर्षा हो जाएगी,
संभवतः कल तक अवश्य वर्षा हो जाएगी। तीसरा वाक्य आपका, कल तक निश्चित रूप से वर्षा होने की संभावना है। संभावना है कि कल निश्चय ही वर्षा हो जाएगी। तो दोस्तों जहां संभावना है वहां निश्चितता कैसे हो सकती है? तो जहां भी निश्चित कर रहा है तो वो तो वैसे भी अपने आप गलत हो जा रहा है। देखिए यहाँ भी कल वर्षा हो जाएगी, कल अवश्य, देखिए यहाँ भी एक निश्चितता का बोध करा रहा है। तो ये तीनों वाक्य आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। लेकिन संभवतः एक संभावना व्यक्त की जा रही है, कल वर्षा हो जाएगी, यही आपका शुद्ध वाक्य है। क्या? संभवतः कल वर्षा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महर्षि। महर्षि में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। तो दोस्तों महर्षि मतलब इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो महाधन ऋषि होता है। क्या होता है? महाधन ऋषि। ठीक है, तो इसमें क्या, जहां पे ए ओ अर, यहाँ पे आधन री आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जा रहा है? अर बन जा रहा है। ठीक है, तो जहां पे अर आएगा, ठीक है, जहां पे भी अर आएगा वहां पे क्या होता है? वहां पे ध्यान रखिएगा, जहां पे भी अर आएगा वो गुण संधि, आपका गुण। ए ओ अर जहां भी आता है तो वहां गुण संधि होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, गुण संधि होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, इत्यादि का संधि विच्छेद है, हमें इत्यादि का संधि विच्छेद बताना है। तो इति धन आदि, इत धन यदि, इति धन यदि या इ धन आदि। तो दोस्तों इत्यादि, देखिए जहां यहाँ पे क्या निकल रहा है? ई धन आ बराबर या निकल रहा है। क्या निकल रहा है? या। तो जहां या निकल रहा है ये कौन सा हो गया? इसका शुद्ध संधि विच्छेद यही हो गया। पूछे इसमें कौन सी संधि है तो हमेशा याद रखिएगा कौन सी संधि है? यड़ संधि। कौन सी? यड़ संधि है। इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? इति धन आदि। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार। संसार में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, यड़ संधि। तो दोस्तों संसार, संसार का अगर हम वो संधि विच्छेद करें तो सम धन सार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सम धन सार। ठीक है, यहाँ पे जो माँ का होता है वो विसर्ग में परिवर्तन हो जाता है, सॉरी अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जा रहा है आपका? अनुस्वार में परिवर्तन, व्यंजन संधि। ठीक है, संसार में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निर्देश। निर्देश प्रश्न संख्या 22 से 24 के लिए है। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 से 24 के लिए कुछ मुहावरे दिए गए हैं, उनका उचित अर्थ बताना है। ठीक है, मुहावरों का अर्थ बताना, हमें मुहावरे वगैरह अक्सर पूछे जाते हैं तो उनको भी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपका क्या है? पांचों उंगली घी में होना। कहते हैं ना आजकल तो तुम्हारे पांचों उंगली घी में है, तो इसका अर्थ बताइए क्या है? लाभ ही लाभ, अधिक लाभ होना, सब इच्छाएं पूरी होना, तरमाल खाना। तो दोस्तों क्या होता है? पांचों उंगली घी में होना, इसका सही शुद्ध अर्थ होता है लाभ ही लाभ होना। क्या होना? लाभ ही लाभ होना। जब पांचों उंगली घी में हो यानी लाभ ही लाभ होना। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 2 11 होना, लौट जाना। इसका अर्थ क्या होगा? लौट जाना, भाग जाना, गिनती करके भाग जाना, गणित लगाकर कार्य करना। तो दोस्तों 9 2 11 होना, जब देखिए कहते नहीं 9 2 11 होना यानी भाग जाना। इसका क्या होता है? भाग जाना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है? भाग जाना। अगला क्वेश्चन है, अंग अंग फूले ना समाना। अंग अंग फूले ना समाना, इसका क्या होगा? सारा शरीर फूल जाना, या फिर अंगों में प्रफुल्लता होना, आनंद विभोर होना, या फिर मौज बनाना। तो दोस्तों अंग अंग फूले ना समाना, देखिए जब किसी को ज्यादा खुशी होती है तो कहते हैं ना तुम अंग अंग फूले ना समाना, उसके लिए ये मुहावरा प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे क्या? आनंद विभोर होना। क्या? ऑप्शन नंबर सी आनंद विभोर होना यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हुक्का भरना। क्या? हुक्का भरना, इसका क्या होगा? अर्थ बताइएगा। इस मुहावरे का सेवा करना, हुक्के में पानी भरना, आज्ञा मानना, या चिलम में तंबाकू भरना। तो दोस्तों हुक्का भरना, इसका सही क्या होता है? सेवा करना। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए सेवा करना। इसी में क्या होता है? जी हुजूरी करना, सेवा करना, ये सब क्या होता है? हुक्का भरने का ही होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेरा मित्र। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय है। ठीक है, हमें विधेय बताना है कि क्या है इस वाक्य में। मेरा मित्र बहुत अच्छा चित्रकार है, तो विधेय क्या है? वाक्य के दो भाग होते हैं, पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय होता है। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है विधेय क्या है, बताइए। मेरा मित्र चित्रकार, बहुत अच्छा चित्रकार, यहाँ पे है भी होगा, है या फिर बहुत अच्छा। तो दोस्तों देखिए यहाँ तक ये क्या हो गया? उद्देश्य हो गया है, और बाकी जितना बचा है राकेश तक ये उद्देश्य हो गया। ठीक है, और ये उद्देश्य का मेरा मित्र, ये सब क्या उद्देश्य का विस्तारक रूप है, और ये क्या है? विधेय। आपका बहुत अच्छा चित्रकार है, इतना क्या हो गया? आपका विधेय। तो यही बहुत अच्छा चित्रकार है आपका क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो आपका है सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न अर्थ वाला है? ठीक है, एक अर्थ इसमें भिन्न है, बताइएगा कौन सा है? पर्वत, गिरी, नग, नाग। तो दोस्तों पर्वत, गिरी, नग, नाग अभी पहले ही बताया, सब किसके हैं? पर्वत के पर्यायवाची हैं। ठीक है, भूधर, हरनिधर सब क्या है? पर्वत के। लेकिन नाग क्या है? आपका सर्प, सांप, ये सब क्या है? ये आपका होता है। ठीक है, नाग तो यही आपका भिन्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, देवता, देवता का पर्यायवाची नहीं है, पूछा है नहीं है। सुर, असुर, अमर, निर्जर। तो दोस्तों देवता का पर्यायवाची नहीं पूछा है, तो सुर, अमर, निर्जर ये सब किसकी? देवता के होते हैं। लेकिन असुर क्या है? असुर आपका निशाचर, राक्षस, ठीक है, दानव, दैत्य, ये सब किसके हैं? असुर के हैं। ठीक है, लेकिन अगर देवता में और पूछे तो गिवाड़, गिवाड़ भी आपका किसका होता है? गिवाड़, विबुध, ये सब आपके देवता के हैं। ठीक है, असुर का निशाचर, दैत्य, दानव ये सब जानते हैं, ये सब किसके हैं? राक्षस, असुर के होते हैं। ठीक है, दैत्य, दानव ये सब असुर के हैं। ठीक है, तो देवता का असुर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, रति, रति का पर्यायवाची है, हमें बताना है रति का पर्यायवाची इसमें से क्या है? रसज्ञा, स्वाद इंद्री, वाणी, प्रेम। तो दोस्तों रति, जो रसज्ञा, स्वाद इंद्री, वाणी है, ये आपका किसका? जीभ का है, जीभा का है। ठीक है, ये सब किसके पर्यायवाची? जीभ के हैं। लेकिन रति का इसमें क्या है? प्रेम, प्रेम आपका क्या है? रति का पर्यायवाची। और इसके पूछे जाए तो आसक्ति, सौंदर्य, ये सब किसके हैं? रति के हैं। तो हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रति का पर्यायवाची क्या है? प्रेम। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य का पर्यायवाची नहीं है, पूछा है नहीं है। ठीक है, बताइएगा नर, महिपाल, मनुज, मानव। तो दोस्तों नर, मनुज, मानव, ठीक है, ये सब क्या है? मनुष्य के हैं। और देखिए मनुष्य के क्या आपको मिल जाएंगे? नर, आदमी, ये सब तो जानते हैं मनुष्य के। आदमी, मानुष हो गया, मानुष, ठीक है, ये सब किसके? नर के हैं। लेकिन महिपाल, महिपाल ही आपका, महिपाल आपका किसका है? मनुष्य का नहीं है, ये किसका है? नृप अर्थात राजा का, भूपति, और अन्य इसके हैं भूपति, नृप, भूपति, और हो जाएगा आपका नृप हो जाएगा, भूपति होगा, राजा हो जाएगा। ठीक है, महेश, नरेंद्र, ये सब किसका है? सब राजा के हैं। ठीक है, ये सब याद रखिएगा। ठीक है, ये सब किसके हैं? राजा के, महिपाल वगैरह राजा के हैं। ठीक है, याद रखिएगा, नृप, भूपति, राजा, महिपाल ये सब किसके? राजा के हैं। तो मनुष्य का किसका? मानव, मनुज, नर, ये सब मनुष्य का है। तो दोस्तों मेरे आज के क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और हमारे चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए हमारे चैनल पे, और इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।